ब्लैक बॉडी रेडिएशन और विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। यहां ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है ब्लैक बॉडी टेम्परेचर T पे, सोचो कोई लोहे का टुकड़ा हो बहुत गर्म 500-700 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो बताओ, एक तो वो लाल दिखने लगेगा बहुत गर्म हुआ तो इसका मतलब रेड कलर के फोटॉन्स तो वहां से बाहर आ ही रहे हैं। क्या केवल एक ही जैसे सारे वेवलेंथ होंगे बाहर आने वाले, या कई तरह के वेव हो सकते हैं आने वाले बाहर? तो इस तरह यहाँ देखते हैं कि λ1, λ2, λ3, λ4, λ5 ऐसे बहुत तरह के वेवलेंथ बाहर आ रहे हैं। तो किसी पर्टिकुलर लैम्डा के थ्रू जो एनर्जी बाहर आता है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसे कहते हैं स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। तो सर वो जो इमिसिव पावर था वो क्या था? ई था इमिसिव पावर। तो इमिसिव पावर क्या था? तो वो देखो λ1 कितना एनर्जी लेके बाहर आता है, λ2 कितना एनर्जी लेके बाहर आता है, ऐसे लैम्डा इनफाइनाइट कितना एनर्जी लेके बाहर आता है। सारे अलग अलग लैम्डा से जो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया एनर्जी बाहर आ रहा है, उन सब का यदि हम सम कर लेंगे तो ये कहलाएगा इमिसिव पावर। एक कलर ने जो एनर्जी बाहर लाया वो कहलाएगा स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। और यदि सारे अलग अलग लैम्डा वाले जो एनर्जी बाहर आ रहे हैं पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उनका इकट्ठा कर देने पर जो वैल्यू आएगा वो कहलाएगा इमिसिव पावर। ठीक है, अब गौर करिए, जब हम बात करते हैं ये स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर और इमिसिव पावर की, तो जब हम ऑब्जेक्ट के किसी खास टी टेम्परेचर पर बात करें तो जितने तरह के वेवलेंथ आ रहे हैं वो सारे एक जैसे पर यूनिट टाइम एनर्जी लेके बाहर आते होंगे, या ऐसा तो जरूरी नहीं है। मींस कुछ वेवलेंथ के थ्रू कम एनर्जी बाहर आता होगा पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और कुछ वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग ज्यादा एनर्जी बाहर आता होगा पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो इनका एक ग्राफ बनाया जाता है स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर का लैम्डा के साथ, एक खास टेम्परेचर पर जब ऑब्जेक्ट है टी टेम्परेचर पे, तो इनका ये ग्राफ ऐसा कुछ बनता है। टी टेम्परेचर पर हमने ये ग्राफ बनाया और ये कहलाता है स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर का लैम्डा के साथ ग्राफ। और एक खास लैम्डा दिख रहा है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी बाहर आ रहा है, उस लैम्डा को लैम्डा m से हम शो कर देते हैं। मतलब देखो λ1 के थ्रू कितना एनर्जी बाहर आ रहा है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, λ2 के थ्रू कितना एनर्जी बाहर आ रहा है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ये कोई एक खास लैम्डा दिख रहा है जिसके थ्रू पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर आ रहा है। तो ये हमने जो ग्राफ देखा ये कहलाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ। ठीक है, और इनको एक्सप्लेन किया जाता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन is explained on the basis of Planck's quantum theory. Planck's quantum theory. Not in 11th 12th syllabus. Yeah, not in 11th syllabus. अब ये अपने सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ये ग्राफ इसकी चर्चा की गई है कि यदि कोई ब्लैक बॉडी हो और ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T हो तो ब्लैक बॉडी से एनर्जी इमिट होगा, बहुत तरह के वेवलेंथ बाहर आते होंगे। एक ही सेकेंड में आप यदि एनर्जी के बाहर आने की बात करते हैं
तो लेमडा 1 मान लो 25 निकला होगा, लेमडा 2 50 निकला होगा, लेमडा 3 5 निकला होगा, लेमडा 4 100 निकले होंगे। कौन कितने आए वेवलेंथ ये हमें नहीं पता, लेकिन बहुत तरह के वेवलेंथ के थ्रू एनर्जी बाहर आया। अब इन अलग अलग के वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एनर्जी जो बाहर आता है, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया एनर्जी जो बाहर आता है, उसे कहते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। और वो अलग अलग लेमडा के लिए जब हम ग्राफ बनाते हैं, एक ब्लैक बॉडी देख रहे हैं टी टेम्परेचर पे, और इससे हमने देखे बहुत तरह के वेवलेंथ बाहर आ रहे हैं, और इनका जब हम ग्राफ बना रहे हैं अलग अलग लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 ऐसे करके, लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा 5, तो कोई न कोई ऐसा लेमडा तो होगा जिसके थ्रू पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर आता दिखे, उसको लेमडा एम कह देते हैं। अब हम ऐसा ही एक ब्लैक बॉडी लें, लेकिन उसका टेम्परेचर मान लो ज्यादा रखते हैं, टी के बदले टी डैश ज्यादा 2T। तो यदि ज्यादा टेम्परेचर रखेंगे तो आपको क्या लगता है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पहले जितनी एनर्जी निकल के आ रही थी हर एक वेवलेंथ के थ्रू अभी भी उतना ही आएगा या बढ़ जाएगा? यदि बढ़ा ज्यादा टेम्परेचर वाला ऑब्जेक्ट होता तो आराम से सोचो, एक 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे था ब्लैक बॉडी और अब हम उसे 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे देख रहे हैं, तो पहले जितना एनर्जी बाहर आ रहा था क्या अब भी उतना ही एनर्जी बाहर आएगा हर एक वेवलेंथ के थ्रू, या बढ़ जाना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए। तो ऐसा ही देखा जाता है कि एक ग्राफ ऐसे दे दिया जाएगा और आपसे पूछ देगा टी डैश और टी में कौन बड़ा है, और इस पे नंबर मिल जाते हैं। तो टी डैश टेम्परेचर का एक ग्राफ है और एक टी टेम्परेचर का ग्राफ है, तो कौन सा ज्यादा है? टी डैश। तो ये जो है ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, कम से कम 30 सालों में 8 बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि सर आपको क्वेश्चन देख रिपीट के, कर दो एक बार, फिर से बोलो। क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन में है कि एक गोला है 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे और उनका ग्राफ बनाया हमने, और एक गोला है 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे उनका ग्राफ बनाया हमने, तो कौन सा ग्राफ ज्यादा ऊंचाई का होगा? ज्यादा टेम्परेचर वाला या कम टेम्परेचर वाला? तो बस इतनी सी बात, चित्र देख के तुरंत आप अंतर कर सकते हैं। और यहाँ एक पॉइंट और खास देखिए, मान लो वो टुकड़ा लोहे का जो 500 डिग्री पे लाल दिख रहा था, यदि 700 डिग्री 800 डिग्री कर दोगे तो अब भी वो रेड ही दिखेगा या येलो या वायलेट की तरफ बढ़ने लगेगा? तो ज्यादा डोमिनेटिंग कलर वो वायलेट की तरफ वाला होगा। तो हम क्या देखेंगे, कलर बदलना टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो कलर बदलना मतलब जो डोमिनेटिंग वेवलेंथ है वही तो हमारे आंखों से दिखता है हमें। तो डोमिनेटिंग वेवलेंथ पहले था रेड का, और अब आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब शायद वो रेड के बदले येलो की तरफ हो, येलो दिखने लगे, तो येलो की तरफ जाएगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा या कम होगा? तो वेवलेंथ कम होगा। क्यों? क्योंकि 4000 डिग्री से 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ होता है वायलेट का, और 8000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ होता है रेड का। ये वेवलेंथ टर्म हम लोग वेव पढ़ेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा, अभी केवल ये मान लेते हैं नाम कुछ होता है, वेव से कलर से रिलेटेड एक क्वांटिटी है वेवलेंथ। तो 4000 होता है वेवलेंथ किसका? वायलेट का, और 8000 होता है रेड का। तो 8000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम कहते हैं 10⁻⁻10 मीटर को, तो 8000 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम की तरफ जाने का मतलब हुआ लेमडा डोमिनेट करने वाला जो लेमडा है, डोमिनेट करने वाला लेमडा देखो क्या हो जाने वाला है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो शिफ्ट हो गया। किधर शिफ्ट हो गया? कम वाले की तरफ। यहां शिफ्ट दिखा या नहीं दिखा? ये जो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा करके टी से टी डैश कर दिया आपने, तो डोमिनेट करने वाला लेमडा अब कौन सा दिख रहा है? लेमडा एम डैश दिख रहा है। और यहां जो डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेसमेंट आपने देखा टेम्परेचर बढ़ाने पर लेमडा एम का, इसे ही कहते हैं विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है? विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये कहता है कि लेमडा एम जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है 1/t के। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो लेमडा एम कम हो जाएगा, या यहां पर जो कांस्टेंट आएगा लेमडा एम इक्वल्स टू b/t, या यहां हो जाता है लेमडा एम टी इक्वल्स टू b, और b को कहते हैं विन्स कांस्टेंट।
हम इसे कहते हैं विंस कांस्टेंट। वी को कहते हैं विंस कांस्टेंट। इसको 7 या 5 स्टार कर दो इस आइडिया को, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ वाले आइडिया को। इस पे आईआईटी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। 7 स्टार कर दो। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कह रहा है कि ये जो है लेमडा एम, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेमडा एम कम हो जाएगी। यदि ज्यादा टेम्परेचर वाला ब्लॉक होगा तो उसका जो वो पिक होता है वो कम लेमडा के लिए मिलेगा। कम लेमडा मतलब वो रेड से वायलेट की तरफ आना, मतलब वो सोचो ना, कम गर्म है तो ये लो। अच्छा, ये इसको ऐसे भी याद रखो, आप घर के गैस पर जिससे खाना बना रहे हैं उस गैस का कलर दिख रहा होता है जलते हुए ब्लूइश फ्लेम। और यदि आप घर में कभी सुनते होंगे कि माँ कहती होंगी ये येलोइश फ्लेम दे रहा है, अब ये खत्म होने वाली है गैस, उनको पहले वो कलर देख के पता चल जाता है कि अभी गैस वहां एनर्जी कम हो गया है। तो एनर्जी कम हो गया है तो कम एनर्जी वेवलेंथ रेड की तरफ, और लोहे कोयले से ज्यादा जल्दी खाना बनता है गैस पे, यदि आप ये जानते हैं। तो गैस का फ्लेम आप देखिए ना, वो ब्लूइश है। यदि वो येलो है, यदि वो उससे कम एनर्जी, यदि वो रेड है तो उससे भी कम एनर्जी वहां है। तो ब्लूइश की तरफ जाना ये मतलब लेमडा का कम होना। तो लेमडा कम होना और एनर्जी का वैल्यू बढ़ना। तो आप क्या देखते हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो ऊपर तो आएगा ग्राफ, और उसका जो पिक है वो शिफ्ट होगा लेफ्ट की तरफ। तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमारे सिलेबस में नहीं है, इस ग्राफ का एनालिसिस हमारे सिलेबस में है, जिसमें ये लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। यदि मैं इसको पहला लॉ कह देता हूं तो इसके साथ एसोसिएटेड 2 लॉ और हैं जो जनरली हमारे सामने नहीं आता या दूसरे नामों से आ जाता है। इसका जो ग्राफ का हाइट है, हाइट ई लेमडा एम, ये प्रोपोर्शनल होता है टी टू द पावर 5 के। और इसका जो इमिसिव पावर होता है, इमिसिव पावर हो जाता है, वो आपने अभी अभी कुछ देर पहले देखा था, इमिसिव पावर ई कह देते हैं वो सारे ई लेमडा का सम, ई लेमडा डी लेमडा, वो जो इंटीग्रेट करते हैं 0 से इनफाइनाइट तक। और ये आ जाता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया। ये प्रोपोर्शनल होता है, चूंकि वो इमिसिव पावर हो गया, वो स्टीफेंस लॉ से ऑलरेडी जानते हैं कि वो प्रोपोर्शनल होता है टी टू द पावर 4 के। तो ये 3 लॉ है। एक कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेमडा एम शिफ्ट होगा, इसको मैंने 7 स्टार बनाया, बाकी दोनों को मैंने कोई स्टार नहीं दिया है, केवल चर्चा कर दिया है कि हाइट प्रोपोर्शनल होगा टी के पावर 5 के। हाइट जो है ग्राफ का प्रोपोर्शनल होगा टी के पावर 5 के, और एरिया अंडर द कर्व प्रोपोर्शनल होगा टी के पावर 4 के। हाइट किसको दे रहा है, हाइट बता रहा है ई लेमडा एम का वैल्यू, और एरिया बता रहा है ये टोटल इमिसिव पावर का वैल्यू। तो एरिया जो होता है वो टी टू दी पावर 4, स्टीफेंस लॉ हमने क्या देखा, इमिसिव पावर प्रोपोर्शनल किसके, टी टू दी पावर 4। और एरिया वो दे रहा है इसलिए क्योंकि सारे ई लेमडा कैलकुलेट कर लोगे, सम कर दोगे, ई लेमडा 1 प्लस ई लेमडा 2 प्लस ई लेमडा 3, तो आ जाएगा टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसका नाम था इमिसिव पावर। तो हमारे सामने ग्राफ से रिलेटेड ये 3 एनालिसिस के बाद 3 लॉ आए। इसमें पहला ही जो है विंस लॉ, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्हीं पे क्वेश्चन पूछ रहा है। स्टीफेंस लॉ अलग से आपने देखा, इस ग्राफ से लेके नहीं पूछा जाता। हम पूरा बुकलेट बनाएंगे तो एक क्वेश्चन मिलेगा एरिया, लेकिन ये स्टीफेंस लॉ कम से कम 4 बार तो आईआईटी ने पूछ दिया है डायरेक्ट, ऐसे ही डायग्राम बना के दे देता है और पूछ देता है कौन सा टी ज्यादा होगा, तो जिसका लेमडा एम कम दिखे वो ज्यादा होगा टी। और हाइट जो है वो भी मुझे लगता है कि पूरा बुक बनाओगे आप पूरा, तो शायद एक क्वेश्चन कहीं मिले, 200 क्वेश्चन बनाने के बाद एक मिलेगा हाइट पे। आज तक कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन इंफॉर्मेशन है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये ग्राफ एनालाइज करके आया हुआ रिजल्ट अपने सिलेबस में। ये जो रिजल्ट है वो कहता है ज्यादा टेम्परेचर होगा तो लेमडा एम का वैल्यू शिफ्ट होगा किधर, ओरिजिन की तरफ, कम की तरफ। और आपको एग्जाम्पल कैसे पूछे जा रहे हैं ये चेक करिए। आपसे पूछा जाएगा कि ये 3 ग्राफ देख लो और इसमें बताओ कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, T1 T2 T3। इसमें चेक करके बताओ ये कौन सा ज्यादा है ई लेमडा लेमडा के ग्राफ में टेम्परेचर।
तो यहाँ पर सॉल्व करते हुए टेम्परेचर क्या लिख देंगे आप, T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3। सर ऐसा कैसे आपने सोचा, यहाँ देखो लेमडा M1, यहाँ देखो पिक वाला लेमडा M2 और यहाँ देखो ये और लेमडा M3। तो जो इधर है रेड और इधर है वायलेट, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वो वायलेट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, लेमडा कम की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। ये T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3। आईआईटी ने एक बार क्या किया, मतलब ऐसे ही ग्राफ बना बना के पूछता रहता है यार, मतलब वो ग्राफ में थोड़ा सा कुछ चेंज कर देगा और पूछ लेगा आपसे, ये टी डैश और टी डबल डैश में कौन ज्यादा कौन कम, ये पूछ ले रहा है। टी डैश टी डबल डैश में कौन ज्यादा कौन कम, तो सॉल्यूशन लिखते वक्त आप तुरंत लिख सकते हैं टी डैश इज लेस देन टी डबल डैश। ग्राफ में क्या कर लेगा वो, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर लेगा और क्या कर लेगा। सर आपको इसमें भी कैसे दिख गया, अरे देखो ना पिक वाला वैल्यू जो कम की तरफ शिफ्ट हो गया है वो ज्यादा टेम्परेचर वाला होगा। बी यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, विन्स कांस्टेंट, उसका यूनिट क्या होगा, मीटर केल्विन। लेमडा एम इंटू टी है ना, लेमडा एम हो गया मीटर, टी हो गया केल्विन। तो यूनिवर्सल गैस ये जो विन्स लॉ बी है, बी को क्या कहा है, बी इज विन्स कांस्टेंट, विन्स कांस्टेंट having SI यूनिट मीटर केल्विन, क्योंकि बी था लेमडा एम टी। ये क्योंकि विन्स लॉ क्या देखा था, लेमडा एम टी इक्वल्स टू बी, विन्स लॉ देखा था। तो लेमडा एम हो गया था लेमडा मीटर, उसका यूनिट होता है वेवलेंथ का, और टी जो है वो है केल्विन, और ये है यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब इसका वैल्यू बदलता नहीं है ब्लैक बॉडी बदलने से, छोटा ले लो बड़ा ले लो वो बदलेगा नहीं। तो हम लोग कोई ग्राफ यदि देखें ई लेमडा लेमडा का, तो इस तरह उसे एनालाइज करते हैं। यहां एक बार आईआईटी ने ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया था जिसमें ई के बदले आई दे दिया था, तो आई का एक्सप्लेनेशन जनरली इस क्वेश्चन के आने से पहले नहीं था अपने पास। यहां पर देखना एक T1 एक T2 और एक T3, इनमें कह दिया गया कि बताओ कौन सा ज्यादा टेम्परेचर है कौन सा कम। ये तो कटवट कर रहे थे और ई लेमडा भी नहीं दिया गया था। थोड़ा सा कंफ्यूजन होने के बावजूद लॉजिक वही रहेगा कि यहाँ पर देखना ना, यहाँ देखिए लेमडा M1, यहाँ देखिए कहीं लेमडा M2 और यहाँ देखिए लेमडा M3। तो सबसे कम लेमडा M किसका है, तो 3 वाले का, तो उसका T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। इसके लिए भी सॉल्व करते वक्त यही आइडिया अप्लाई करेंगे। जब हम ई लेमडा लिखते हैं ये ग्राफ कट नहीं करता है, एक के ऊपर दूसरा दूसरे के ऊपर तीसरा चल रहा था, और यहाँ पर इंटेंसिटी दे दिया आई केवल, और उसके लिए ग्राफ ये कट करते से दिखे। अब डिटेल अपने सिलेबस में नहीं है, इस ग्राफ का इक्वेशन अपने सिलेबस में एनालाइज करना नहीं है, तो हम लोग तो जस्ट एक रफ आइडिया विन्स लॉ फॉलो करना सीखें, क्योंकि 7 स्टार लॉ वही है हमारे पास कि जिसका लेमडा एम कम उसके लिए टेम्परेचर ज्यादा, लेमडा एम कम टेम्परेचर ज्यादा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, विन्स कांस्टेंट। फिर से एक बार मैं याद दिला दूं कि यदि ई लेमडा का ग्राफ हो लेमडा के साथ, तो इस ग्राफ में 3 चीजों पे ध्यान दीजिएगा। लेमडा एम, तो लेमडा एम प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर -1। दूसरा एरिया जो होगा अंडर द कर्व टी टू द पावर 4, और तीसरा हाइट जो होगा प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 5। आप इनको ध्यान रखिए इस तरह से भी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ये रिजल्ट्स हैं जिनका डायरेक्ट आप यूज करने वाले हैं। कि लेमडा एम प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर -1, एरिया प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, और ये हाइट प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 5।
-1 4 5। पहले वाले का क्या नाम है? विन्स लॉ। और तीसरे वाला का दूसरे वाला हो जाता है स्टीफेंस लॉ। तीसरा का कोई नामकरण नहीं हुआ, लेकिन इंपॉर्टेंट में ये पहले वाले को यहां से पिक करिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसी के बगल में लिखिए विन्स लॉ, ऐसे भी लिखा जा सकता है विन्स लॉ। और विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं कई बार। तो डिस्प्लेस क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो आपको पता है। पोजीशन शिफ्ट होता है लैम्डा एम का टेम्परेचर बढ़ाने पर। ठीक रिधिमा? यहाँ इस पॉइंट तक में कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताएं, इसके क्वेश्चन बन जाएंगे। सिंपल आइडिया है ये। आइडिया केवल कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म हो, ब्लैक बॉडी यदि हॉट है तो उससे जो एनर्जी इमिट हो रहा होगा वो एनर्जी कई तरह के वेवलेंथ, मतलब कई अलग अलग कलर वाले एक साथ इमिट होता दिख सकता है रेज। कोई रेज ज्यादा एनर्जी पर यूनिट टाइम बाहर लेके आता होगा, कोई रेज पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कम एनर्जी लेके बाहर आता होगा। तो वो जो एक कलर के लिए हम एनर्जी का बाहर आना देख रहे हैं पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसे कहते हैं स्पेक्ट्रल। स्पेक्ट्रम वर्ड है ना, बहुत से कलर, उसमें से एक स्पेक्ट्रम का कितना एनर्जी बाहर आया। तो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर अलग अलग कलर के लिए अलग अलग। और वो ई लेमडा 1, ई लेमडा 2, ई लेमडा 3, उनका लेमडा के साथ हमने ग्राफ बनाया, लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 के साथ। तो वो एक ऊंट के पीठ जैसा कुछ आ गया, उसके हाइट हुए, एरिया हुआ और लेमडा एम वाला पॉइंट हुआ। उन तीनों से रिलेटेड लॉ हो गया, लेमडा एम प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर -1, एरिया प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 5, हाइट प्रोपोर्शनल टू एरिया प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, हाइट प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 5। यहां एक पॉइंट और देखिए, आपके सामने था एक टर्म इमिसिविटी। इमिसिविटी ई, उसको कैसे हमने डिफाइन किया था कि एक सेम साइज, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, और दूसरा सेम साइज सेम टेम्परेचर का ब्लैक बॉडी है। तो सेम साइज और सेम टेम्परेचर दिख ही रहा है। तो इनके जो इमिसिव पावर होते थे ब्लैक बॉडी का और किसी जनरल ऑब्जेक्ट का, इनका जो रेशियो होता था E बाई EB, उसे हम कह देते थे E, इमिसिविटी। और E का वैल्यू हम देखते थे 1 और 0 के बीच में। और E का वैल्यू 1 किसके लिए हो जाता था? ब्लैक बॉडी के लिए, क्योंकि उसका खुद से जो रेशियो आएगा वो होगा 1। हमारे पास यदि स्टीफेंस लॉ की बात करते थे तो स्टीफेंस लॉ क्या होता था? स्टीफेंस लॉ होता था ब्लैक बॉडी के लिए EB इक्वल्स टू सिग्मा T टू द पावर 4। और उसके बाद आया था जनरल ऑब्जेक्ट के लिए स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये E क्या होता था? E इंटू E ब्लैक बॉडी, E सिग्मा T टू द पावर 4। याद करिए, स्टीफेंस लॉ से स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ ऐसे हमने देखा था कि जनरल ऑब्जेक्ट का लिखना चाहते हैं तो स्मॉल ई से मल्टीप्लाई कर दो, ब्लैक बॉडी वाला लिख के। ब्लैक बॉडी वाला कितना? सिग्मा T टू द पावर 4, स्टीफेंस लॉ। और जनरल बॉडी का स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, स्मॉल ई से मल्टीप्लाई हो जाता था। इमिसिविटी किसी का ब्लैक बॉडी से आधा होगा, किसी का ब्लैक बॉडी से 1/4 होगा, किसी का ब्लैक बॉडी से 1/8 होगा, जो भी है वो पुटअप कर दिया साथ में। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यहां यदि इमिसिविटी आपको समझ में आ रहा है तो क्या एक टर्म और समझ में आएगा खुद से? इमिसिविटी के बदले में यदि मैं उसको लिखूं स्पेक्ट्रल इमिसिविटी, क्या इसको एक्सप्लेन कर पाएगा आपका ब्रेन खुद से? कैसे डिफाइन करते होंगे स्पेक्ट्रल इमिसिविटी किसी ऑब्जेक्ट के लिए? एक जनरल ऑब्जेक्ट लेते होंगे T टेम्परेचर का, और एक ब्लैक बॉडी लेते होंगे T टेम्परेचर का। जनरल ऑब्जेक्ट और ब्लैक बॉडी दोनों T टेम्परेचर का आपके पास आता है। अपने अपने कॉपी पे वैसा ही डायग्राम बना लीजिए, जैसे पहले हेडिंग दे दीजिए, अगले पेज पे चल के या नीचे में स्पेक्ट्रल इमिसिविटी।
स्पेक्ट्रल इमिसिविटी। और स्पेक्ट्रल इमिसिविटी लिखने के बाद उसके लिए सिंबल लिखिए ब्रैकेट में स्मॉल ई और उसका सबस्क्रिप्ट कर दीजिए लैम्डा। स्मॉल ई और सबस्क्रिप्ट कर दीजिएगा लैम्डा। स्मॉल ई और सबस्क्रिप्ट कर दीजिएगा लैम्डा। अब यदि स्मॉल ई सबस्क्रिप्ट कर दीजिएगा लैम्डा, जैसे ये ई लिखा और ये लैम्डा, स्मॉल ई स्पेक्ट्रल इमिसिविटी हो गया, स्मॉल ई और साथ में लैम्डा। अब सोचो कि इसको कैसे डिफाइन किया जाए। आपका ब्रेन क्या कह रहा है कि अलग अलग लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग इमिसिव पावर एक जैसा था या अलग अलग था? अलग अलग कलर के थ्रू पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया अलग अलग एनर्जी बाहर आ रहा था ना, उन्हीं का क्या नाम रखा था आपने? स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। तो यदि हम एक खास लैम्डा के थ्रू ऑब्जेक्ट से एनर्जी जो बाहर आ रहा है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसे ई लैम्डा कहते हैं, और ब्लैक बॉडी से जो एनर्जी बाहर आ रहा है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसे ई लैम्डा बी कहते हैं। तो इनका जो रेशियो होगा ई लैम्डा अपॉन ई लैम्डा बी, वो कहलाएगा स्पेक्ट्रल इमिसिविटी ई लैम्डा। मींस यदि हम इनका रेशियो देखते हैं, किनका रेशियो देखते हैं, ध्यान से देखिए। यदि मैं रेशियो की बात करता हूं, एक रेशियो की बात करता हूं ई लैम्डा अपॉन ई लैम्डा बी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल इमिसिविटी के बराबर हो जाएगा, ई लैम्डा के बराबर। याद करिए, जैसे आपने डिफाइन किया ऑलरेडी ई अपॉन ई बी, इसको कहा इमिसिविटी। तो एक फॉर लैम्डा, एक खास कलर के लिए स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर जनरल ऑब्जेक्ट और स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ब्लैक बॉडी, इनका जो रेशियो होगा उसके लिए क्या टर्म हम यूज कर देंगे? उसके लिए टर्म यूज कर देंगे ई लैम्डा। मतलब एक खास तरह के वेवलेंथ के लिए, मान लो रेड कलर के लिए, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर कितना है जनरल ऑब्जेक्ट का, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर कितना है सेम साइज के सेम टेम्परेचर वाले ब्लैक बॉडी का, उनका जो रेशियो आएगा दैट इज स्पेक्ट्रल इमिसिविटी। सर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो याद करो, न्यूटन्स लॉ में जब हम लोगों ने इक्वेशन देखा था रेट ऑफ लोअरिंग dt by dt के t माइनस टी नॉट, तो k का जो वैल्यू आया था वो क्या आया था? याद करिए, वो भी E a सिग्मा 4 t नॉट क्यूब बाई ms। सर मुझे नहीं याद है। अरे भूल जाओ यार, नहीं याद है। और याद करो, जो दो ग्राफ हमने बनाए थे, एक ऐसे और एक ऐसे, दोनों में हमने क्या कहा था आपको? स्लोप प्रोपोर्शनल टू के, इनिशियल स्लोप, और के प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है? ई। तो आपसे आईआईटी ने 2 बार पूछा है ये क्वेश्चन। ये टी माइनस टी नॉट का टाइम के साथ ग्राफ था, ये टेम्परेचर का टाइम के साथ ग्राफ था। आपको ये चित्र दे दिया 1 और 2 ये कर्व, और आपसे पूछ बैठा बताओ ये एक ही ऑब्जेक्ट के इस दोनों के आधार पर कौन सा ई ज्यादा होगा? 1 का E1 ज्यादा होगा या E2 ज्यादा होगा? E1 ज्यादा होगा या E2 ज्यादा होगा? दोनों ही ग्राफ में से किसी के भी ग्राफ के बेसिस पे कह दो। तो स्लोप जिसका ज्यादा उसका के ज्यादा, उसका ई ज्यादा। ये ग्राफ ऐसे पूछा गया है, ये ग्राफ ऐसे पूछा गया है इमिसिविटी पे जाकर के, और इमिसिविटी उसमें भी वो लैम्डा वाला दे दिया, तो लैम्डा वाला में भी ऐसे ही लिख देंगे। और जिसका इमिसिविटी ज्यादा होता, याद करना, उसका एब्जॉर्प्टिविटी भी ज्यादा होता है, किरचॉफ्स आइडेंटिटी। जिसका इमिसिविटी ज्यादा होता है उसका एब्जॉर्प्टिविटी भी ज्यादा होता है, एब्जॉर्प्टिव पावर भी ज्यादा होता है। एक को एब्जॉर्प्टिव पावर भी कहते हैं और इमिसिविटी की तरह उसे एब्जॉर्प्टिविटी भी कॉल कर लेते हैं, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी कभी कभी कह देते हैं। तो घबराइएगा नहीं, नाम बहुत आते हैं, धीरे धीरे उनके साथ कंफर्ट बनेगा। तो ये हमने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को
से रिलेटेड ग्राफिकल क्वेश्चन को एक बार फिर रिवाइज करवाया कि वहां स्लोप के बारे में पूछा गया है। आईआईटी ने 2 बार इसको टच किया है, एक बार स्ट्रेट लाइन वाला कर्व देके, एक बार ये एक्सपोनेंशियल वाला कर्व देके, और केवल इतना सा वो जानने की कोशिश कर रहा था कि आप कांस्टेंट तक पहुंच पाते हैं या नहीं, के का आइडिया आपके पास आ पाता है या नहीं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर बेस्ड क्वेश्चन था। क्या बदलूं विशाल पेज? यहां रेडिएशन प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस, एक हेडिंग दे दीजिए अगला, रेडिएशन प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस, रेडिएशन प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस। एक सरफेस पे आप देखो रेज आते हुए, ये जो इंसिडेंट होगा तो कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता होगा, और कुछ ट्रांसमिट होकर के बाहर चला आता होगा। किसी सरफेस पे रेज आएगा तो क्या क्या होगा? या तो रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करेगा, कुछ एब्जॉर्ब हो गया, भीतर ही पकड़ के रख लिया गया, और कुछ ट्रांसमिट हो गया। पैरेलल स्लैब में जो रिफ्लेक्शन हम ट्रांसमिशन देखते थे, तो हमने 3 टुकड़े किए। आने वाला जो इंसिडेंट एनर्जी था, रेडिएशन था, उसके हमने एक चैप्टर पढ़ा है रिफ्लेक्शन 10th में, एक चैप्टर पढ़ा है रिफ्रैक्शन, और एक इसको ध्यान नहीं देते थे। सोचो यदि धूप में ले जाकर एक कांच के टुकड़े को रखें तो कांच के टुकड़े पर क्या क्या हम देखते हैं। हो सकता है टुकड़े को बहुत देर रख दें तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया, तो थोड़ा सा बढ़ कैसे गया होगा? यदि केवल रिफ्लेक्शन होता और केवल ट्रांसमिशन होता तो वो टेम्परेचर क्या बदलना चाहिए था? इसका मतलब कुछ ना कुछ यदि टेम्परेचर बढ़ा तो कुछ ना कुछ एनर्जी को वो कैप्चर करके रख रहा है अपने पास। तो जब भी किसी सरफेस पे रेज आएगी तो 3 इवेंट आप सोचिएगा, या तो रिफ्लेक्शन, नहीं तो एब्जॉर्प्शन, और नहीं तो ट्रांसमिशन। इंसिडेंट रे के ये तीनों घटनाओं के लिए बगल में नाम रख दीजिए, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन। अब ध्यान से देखिए, और यहां जो आया हुआ एनर्जी है ये है इंसिडेंट। तो क्या मैं एनर्जी कंजर्वेशन से ऐसा कह सकता हूं कि क्यू आर प्लस क्यू एब्जॉर्ब प्लस क्यू ट्रांसमिट ये मिलकर के क्यू इंसिडेंट के बराबर हो जाएगा? या इंसिडेंट के लिए सिंबल ना भी दो तो ये टोटल क्यू देख लो जो आने वाला एनर्जी है। टोटल जो क्यू आया, इंसिडेंट हुआ एनर्जी, वो कितने टुकड़ों में बढ़ गया? 3 टुकड़ों में बढ़ गया। अब यदि हम यहां बात करते हैं कि इनसे हमने डिवाइड कर दिया लेफ्ट साइड, क्यू आर बाय क्यू प्लस क्यू ए बाय क्यू प्लस क्यू टी बाय क्यू, ये 1 हो गया। ये क्यू आर बाई क्यू के लिए हमने स्मॉल आर यूज किया, क्यू ए बाई क्यू के लिए हमने ए यूज किया, और क्यू टी बाई क्यू के लिए हमने टी यूज किया। ए को हम कहते हैं, याद करिए, एब्जॉर्प्टिव पावर। तो आर के लिए क्या नाम होना चाहिए? हाँ, रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिव पावर।
और तीसरे के लिए क्या नाम कह दूं? ट्रांसमिटिंग पावर। कभी कभी इनका दूसरा नाम यूज करते हैं, जैसे अभी कुछ देर पहले हमने यूज किया एब्जॉर्प्टिविटी। तो टी के लिए ट्रांसमिटिविटी हो जाएगा, और आर के लिए रिफ्लेक्टिविटी हो जाएगा। कभी कभी इनके लिए एक और टर्म हो जाता है ट्रांसमिटेंस। तो उसी तरह रिफ्लेक्टेंस हो जाएगा, उसी तरह एब्जॉर्प्टेंस हो जाएगा। तो ये सारे इसी आर, ए और टी के नाम हैं। और इनका मीनिंग समझिए, यदि 100 जूल एनर्जी आया और 30 जूल रिफ्लेक्ट हुआ तो 30% रिफ्लेक्टिविटी कहलाएगा। 10 जूल एब्जॉर्ब हुआ तो 10% एब्जॉर्प्टिविटी कहलाएगा, और 50 जूल यदि ट्रांसमिट हो गया तो 50% ट्रांसमिटिविटी कहलाएगा। या तो परसेंटेज में बात करो या फ्रैक्शन में बात करो, सारा फ्रैक्शन जुड़ करके 1 होना है। मैंने कहा 30 जूल मान लो रिफ्लेक्ट हुआ, तो 30% जो है वो ये 30/100 जो रिफ्लेक्ट हुआ और जितना आया वो कहलाएगा रिफ्लेक्टिविटी या रिफ्लेक्टिंग पावर या रिफ्लेक्टेंस। 30/100। मान लो 20 जूल एब्जॉर्ब हुआ तो 20/100 0.2 ये हो जाएगा एब्जॉर्प्टेंस। 30/100 0.3 ये हो गया रिफ्लेक्टेंस। और 50 जूल ट्रांसमिट हो गया, इसका मतलब 50/100 0.5 ट्रांसमिटेंस, और उन सब का सम कितना हो जाएगा 1। ये कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं है। हमने यहां पर डिफाइन किया ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी के लिए ध्यान दीजिएगा, फॉर ब्लैक बॉडी उसके लिए एब्जॉर्प्टिव पावर कितना हो गया था 1। यदि यही 1 हो गया तो क्या ये रिफ्लेक्ट करेगा? क्या ये ट्रांसमिट होने देगा? तो ये ट्रांसमिटेंस भी 0 और रिफ्लेक्टेंस भी 0। तो ब्लैक बॉडी की क्या खासियत है? 100% एनर्जी क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लैक बॉडी कहते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी 1 उसका जो है 100%। और क्रिचॉफ्स आइडेंटिटी क्या कहता है? क्रिचॉफ्स आइडेंटिटी कहता है E = A। तो ब्लैक बॉडी के लिए E का वैल्यू भी हो जाएगा 1। क्रिचॉफ्स आइडेंटिटी वो अलग से आया है, वो इनमें नहीं है E। अच्छा, इनमें से क्या किसी को आप इमिशन कह पाओगे? इनमें कोई भी इमिशन नहीं है। एब्जॉर्प्शन है, रिफ्लेक्शन है, ट्रांसमिशन है, इंसिडेंट है। इमिशन कहते हैं ये यदि इंसिडेंट वाला आप बंद कर दो तो बाकी तीनों गायब हो जाएंगे। इंसिडेंट नहीं होगा तो ना तो रिफ्लेक्ट होगा, ना ट्रांसमिट होगा, ना एब्जॉर्ब होगा। वो सारा डिपेंड कर रहा है इंसिडेंट पे। और इमिशन हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट के पास खुद की जो एनर्जी है उसमें से जो वो बाहर फेंक रहा है, दैट इज इमिशन। तो इमिसिव पावर अलग से डिफाइन किया है। इमिसिव पावर डिफाइन किया है कि कोई ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया जो एनर्जी बाहर फेंक रही होती है, खुद की एनर्जी, दैट इज इमिसिव पावर। लेकिन जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन पावर की बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन पावर के लिए मैंने क्या कहा आपसे कि जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई और जितना आया था उनका रेशियो लेकर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में एब्जॉर्प्शन पावर निकल आएगा, या एब्जॉर्प्टिविटी फ्रैक्शन में दिखने लगेगा नंबर। अब मुझे सोच के बताइए, यदि परफेक्ट मिरर होता, जैसे यहां देखा आपने फॉर ब्लैक बॉडी, वैसे ही देखिए तो फॉर परफेक्ट मिरर, फॉर परफेक्ट मिरर, परफेक्ट मिरर। तो परफेक्ट मिरर के लिए क्या रिफ्लेक्शन कितना होगा, वो रिफ्लेक्ट कितना करता होगा? परफेक्ट मिरर है 100%। एब्जॉर्ब कितना करेगा? 0। ट्रांसमिट कितना करेगा? 0 फॉर परफेक्ट मिरर। आप यदि मिरर को, अच्छा मिरर है, धूप में रखेंगे तो उसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो एब्जॉर्ब निग्लिजिबल कर रहा है। तो परफेक्ट मिरर के लिए हमने देखा रिफ्लेक्टिविटी 1, रिफ्लेक्टेंस 1, रिफ्लेक्शन पावर 1।
एब्जॉर्प्शन पावर 0, एब्जॉर्ब करने की कोई पावर नहीं है उसके पास, ना ही ट्रांसमिटिंग पावर है, वो भी 0। तो यहां हमने रेडिएशन प्रॉपर्टीज सरफेस के बारे में बात की। तो ब्लैक बॉडी की क्या खासियत पता चली कि ये रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये ट्रांसमिट नहीं करता। एक आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी दिखता है, फेरिस ब्लैक बॉडी। ये कैसे बनाया गया है तो ध्यान दीजिएगा कि ये एक स्फीयर है खाली, जिसके भीतर में जगह है, जिस स्फीयर में एक छेद है हल्का सा, और उसके भीतर एक कोन जैसा शेप बना दिया गया, सेट कर दिया गया। अब क्या होता है कि यहां से जो भी रेज आएगी, जो भी रेज आएगी वो इसी के भीतर कैद होके रह जाएगी। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है शेल। शेल मतलब खाली, और उसके भीतर ये जो ऑर्फिस है, ऑर्फिस पे जो भी रेज आता आप देखोगे, ऑर्फिस इज ए ऑर्फिस इज ए ब्लैक बॉडी। फेरिस ब्लैक बॉडी। ये ऑर्फिस ब्लैक बॉडी क्यों हो गया? क्योंकि इस पे जो भी रेज आ रही है वो कैद होकर के रह गई, वहां से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, वो कैद कर लिया गया। तो वो जो ऑर्फिस है वो मुझे कैसा दिखेगा? वो ब्लैक दिखेगा। ठीक है, इससे उस कहते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो हम लोगों ने आज जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया देखा है वो है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। ध्यान रखिएगा, बाकी चीजें सब्सिडियरी है। सर इतने देर में तो मैं विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ ही भूल गया। अरे बड़े अच्छे बच्चे को। ये देखो, तुरंत से मुझे बताओ, इन तीनों में ज्यादा टेम्परेचर कौन सा? T1, T2, T3। बस यही है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, काम खत्म। T3 is greater than T2 is greater than T1। विंस लॉ इतना सा था। न्यूटन्स लॉ क्या कहता था कि जो रेट ऑफ कूलिंग होगा माइनस dt बाई dt, ये प्रोपोर्शनल होगा T माइनस T नॉट के, ऑब्जेक्ट और रूम के टेम्परेचर के, ऑब्जेक्ट रूम के टेम्परेचर के। और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर वेरी कर रहा हो तो ऑब्जेक्ट का एवरेज टेम्परेचर ले लेना। ये न्यूटन्स लॉ था। स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ था, E1/a dq/dt, ये होता था E सिग्मा T⁴। और इसके बाद रेडिएशन पावर लिखते थे dq/dt, वो हो जाता था E सिग्मा T⁴। तो मोस्टली न्यूमेरिकल जो है वो इन्हीं सब पे बेस्ड है। आपने देखे पहले ऊपर, फिर उसके बाद ये वाला लॉ, फिर उसके बाद ये, और फिर ये जो चारों दिख रहा है इन्हीं पे बेस्ड आपके सामने क्वेश्चन आ जाते हैं। न्यूटन्स लॉ, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद न्यूटन्स लॉ, फिर स्टीफेंस लॉ, और फिर उसी से रिलेटेड रेडिएशन पावर, इमिसिव पावर के बाद। तो हम लोग मान करके मैं चलता हूं कि धीरे धीरे ये समझ रहे हैं कि एनर्जी जो ट्रांसमिट होगा, चलेगा किसी मीडियम में या वैक्यूम में या लिक्विड में, तो उनके लिए 3 कैटेगरी बताया गया, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अभी सारी कहानी बताई गई रेडिएशन के लिए यहां पर। इनमें यदि आपको लग रहा हो कोई पॉइंट कंफ्यूजिंग तो थोड़ा सा बताएं, एक बार और मैं एक्सप्लेन करूं। यहां तक जिनके समझ में आ गया प्लीज हैंड राइज करें। बहुत बढ़िया। क्षितिज, वेदांत, सोम, सौमिल, भव्या, अनुष्का, प्राप्ति, दिव्यांशु, कुशल, अजिंक्य, केतव, कीर्ति, सुशांत, लक्षिता, दुष्यंत, पलक। तो ये बहुत बढ़िया। तो यहाँ कोई पॉइंट आप लोगों के लिए कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट? क्लियर यहाँ तक अबरार, बालक? ओके।
तो इससे एक क्वेश्चन हमें मिलता ही मिलता है आईआईटी में, ये तय समझिए, एक क्वेश्चन पक्का है।